अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आई+ टीवी बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं खबरों का ब्रेकडाउन। इस थर्ड राउंड में देश में हुई एक नई तबाही। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। तो आइए बात शुरू करते हैं मधुशाला से। भारत में मंदिर बंद, मस्जिद बंद, दूध डेयरी बंद, ब्रेड बेकरी बंद, गंभीर मरीजों के लिए इलाज बंद। देश का सब व्यापार बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। क्या करें, मजबूरी है, लेकिन कोरोना से जीतना भी जरूरी है। मगर सरकार ने अर्थव्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी शराबियों को दे दी और शराब की दुकानें खुलवाकर लॉकडाउन में हुई सारी सोशल डिस्टेंसिंग को 2-4 पैक में खत्म कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम में शराब हराम है, इसके नुकसान से सब वाकिफ हैं। फिर भी इस खबर से आपका यकीन और मजबूत हो जाएगा। यह खबर है उत्तर प्रदेश गोरखपुर की, जहां पति पत्नी के बीच में इसलिए झगड़ा हुआ कि उसका पति शराब पीता था। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो शराब न पिए, मगर ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपनी बेटियों के साथ जाकर रेल के नीचे कट गई। और आपको बता दूं, उसकी 3 बेटियां थीं। सुसाइड करने वाली महिला के बारे में हम आपको बता दें, पूजा निषाद नाम है उनका, और अजय निषाद से उनकी 10 साल पहले लव मैरिज हुई थी। अक्सर और बेशतर बेटियों को लेकर आपस में दोनों में नोकझोंक हुआ करती थी। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने पूरे देश में कई होर्डिंग्स लगवाए, फ्री रिंगटोन्स दी, टीवी विज्ञापन चलाए और कई स्लोगन्स दिए। इन सब पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया गया। आपको एक बात बता दूं, ये खर्चा मेरे और आपके टैक्स के पैसे से आता है। अब ये वीडियो देखिए किस तरह सरकार खुद अपने किए कराए पर पानी फेर रही है और ये शराबी अपनी बुरी लत से मजबूर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुनिए सदी के सबसे वरिष्ठ और सच्चे पत्रकार रवीश कुमार की जुबानी। यह है वीडियो आपके सामने। संवैधानिक चेतावनी कहती है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संवैधानिक चेतावनी यह नहीं कहती कि शराब सरकार के लिए हानिकारक है। 2 गज की दूरी का सिद्धांत 2 बूंद की मजबूरी के आगे हवा हो गया। 40 दिन पहले जब तालाबंदी की घोषणा की गई, तब तो यह नहीं कहा गया कि इलाकों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लेकिन जब तालाबंदी में ढील दी जा रही है तो 3 प्रकार के जोन की संरचना की गई है। कई जगहों पर तीनों जोन में शराब की दुकानें खुली हैं। इस मजबूरी हालात पर रोने या हंसने से अच्छा है ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास शराब की एक दुकान के बाहर सुबह सुबह लोगों की भीड़ जमा हो गई। जो व्यवस्था शराब के पैसे से अपना खर्च जुटा रही थी, वो इतनी सी बात बर्दाश्त न कर सकी कि दुकान के बाहर व्यवस्था नहीं है। लिहाजा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था की पुलिस ने शराब पीने वालों पर डंडे का इस्तेमाल किया। लोगों ने 2 गज की दूरी की कोई परवाह नहीं की। लाठियों को कई गज आगे जाकर बरसना पड़ा। ये सिर्फ शराब पीने वालों की लाइनें नहीं हैं, बल्कि इसका प्रमाण है कि तालाबंदी के दौर में हम किस तरह का अभ्यास कर रहे थे। अगर ये आलम है तो ग्रीन को ऑरेंज और ऑरेंज को रेड होने में देर नहीं लगेगी, बशर्ते लाइन में लगे ये लोग उल्टा ना सुना दें कि हम देश के लिए लाइन जुट हुए हैं। एकजुट घर में हुआ जाता है और शराब की दुकान के बाहर लाइन जुट हुआ जाता है। आज लोगों ने शराब के लिए अद्भुत लाइन जुटता का प्रदर्शन किया है। जगह और राज्य का नाम लेने का कोई फायदा नहीं, पीने वाले हैं ये, इसके अलावा बताने का कोई फायदा नहीं। सरकारें शराब से चुपचाप अपना राजस्व कमाती हैं, लेकिन 4 मई के दिन शराब को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो मान्यता मिली है वो इससे पहले कभी ना मिली थी। लोगों ने 2 गज दूरी के नियमों को मजाक बनाया। वैसे इन लाइनों में केवल पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह कतई न समझा जाए कि महिलाएं शराब नहीं पीती हैं, बस वो दिखाई नहीं देती। पीने वाले सिर्फ अपनी नहीं संस्कृति की भी सोचते हैं। मगर गोविंदपुरी में महिलाएं आ गईं और शराब की दुकानें बंद कराने लगीं। पुरुषों ने बंद कराने का कोई प्रयास नहीं किया। आज यह भी पता चला कि महफिलें भले शाम को सस्ती हैं, मगर इंतजाम सुबह सुबह होता है। यह अनुसंधान का प्रश्न है कि कई जगहों पर शराब की दुकानों को बंद क्यों करना पड़ा? अभी भी तो खुली थी। क्या इसलिए बंद करनी पड़ी कि शराब कम पड़ गई, या इसलिए कि शराब पीने वालों के सामने पुलिस कम पड़ गई? ऐसे में लखनऊ के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस
अनिल जी ने ट्वीट किया, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो रही है। उसके बाद उन्होंने पीएमओ नरेंद्र मोदी, सीएम ऑफिस यूपी, डीजीपी यूपी और लखनऊ कमिश्नर को टैग किया। मगर अफसोस कि इनकी बात पर सरकार ने पूरे 6 घंटे बाद ध्यान दिया, और इतना ज्यादा ध्यान दिया कि एसीपी साहब को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। एसीपी साहब ने अपने पहले ट्वीट के करीब 7 घंटे बाद पुराने ट्वीट को डिलीट किया और नए ट्वीट में लिखा, अनजाने में सर गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूपी के स्पोकपर्सन ने एसीपी सर को रिप्लाई करते हुए लिखा, पहले आपके मन की बात थी जो जनहित की थी, यह आपके डर की बात है जो सरकार बीजेपी के हित में है। आज तक के दंगल वाले रोहित सरदाना ने भी इस मसले पर ट्वीट कर दिया, पूरे देश ने लॉकडाउन के 1.25 महीने में जो कमाया है वो शराब की दुकान के चक्कर में गवा ना बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं शराब की दुकान अनलॉक होने के बाद। इस मसले पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है आचार्य प्रमोद ने। शराब की दुकान में लगी हजारों की भीड़ में कोई जमाती नजर नहीं आया, मीडिया परेशान है। वाकई आपका क्या ख्याल है, अगर उस रास्ते से 2-4 जमाती गुजर भी अगर जाते तो मीडिया क्या चला रहा होता अपने प्राइम टाइम के ऊपर? अब सरकार से सीधी बात, अगर सरकार अपनी बात में सच्ची है जो हर शराब की बोतल पर लिखवाना अनिवार्य करती है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो क्यों नहीं पूरे देश में शराब को बंद करती है? आप जरूर हैशटैग से मोदी जी से रिक्वेस्ट करें कि गुजरात मॉडल की तरह पूरे देश में शराब को बंद कर दे। इस बीच में एक अच्छी खबर आई है, दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी जमात के लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मोहम्मद रियाज, रियाज अली, दिल्ली सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए अरुण कुमार झा नॉर्थ दिल्ली से, उन लोगों को जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी दी है उनको जो है अवार्ड अप्रिशिएट अवार्ड देते हुए। गोटू, जो इस पूरे डिपार्टमेंट अंदर जो संभाल रहे हैं उस्मान और आसिफ, इनको जिम्मेदार बना रखा है यहाँ पे। गुजरात के मुसलमानों ने नफरत फैलाने वालों से किस तरह मुकाबला करके नफरत को हराने की कोशिश की, उनका ये काम हम सब के लिए एक मिसाल है। गुजरात समेत देश भर में कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के कारोबार में कुछ लोग जुटे हुए हैं। कोरोना के मौसम में इस्लामोफोबिया के मरीजों में काफी बढ़ोतरी देखी गई, तबलीगियों को टारगेट किया गया, मुसलमानों का बायकॉट किया गया। तब गुजराती मुसलमानों ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए नफरत के सौदागरों, मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ पुलिस एफआईआर करना शुरू कर दी। जब मीडिया मुस्लिम और तबलीगी जमातों के खिलाफ नफरत फैला रही थी, उस वक्त अल्पसंख्यक अधिकार मंच के शमशाद पठान जैसे सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे थे। तकरीबन 10 दिन पहले तक गुजरात पुलिस ने 479 लोगों पर हेट मॉन्गरिंग की वजह से एफआईआर दर्ज की है और 938 लोगों को कोविड-19 के बारे में लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाने की साजिश में अरेस्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चुप ना रहें और आगे आने की जरूरत है, क्योंकि सच का साथ देश का विकास। कुवैत में दीवानुल मुल्ला जो एक बहुत मशहूर टीवी प्रोग्राम है, उस पर एक खास टॉपिक पर बात हुई। टॉपिक था आरएसएस पार्टी क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम इन इंडिया। इसमें अहमद अल वहीदा जैसे मशहूर फेमस जर्नलिस्ट के साथ अहमद अल मुल्ला ने बात की। कोरोना ने मजदूरों का तो बुरा हाल कर दिया है, इसे आप बखूबी जानते हैं। ये वीडियो देखिए। हैदराबाद में टोली चौके के इलाके में हजारों की तादाद में लोग घर से बाहर आ गए और नारे लगाने लगे, हमें खाना दो या गोली मार दो।
एक और खबर मजदूरों से रिलेटेड जो कर्नाटका से आ रही है। ठीक है, जो स्पेशल ट्रेन मजदूरों को अपने गांव पहुंचाने, अपने घर तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही थी, वो रद्द कर दी गई है। वजह यह है कि सीएम साहब की बिल्डर लॉबी से मीटिंग हुई, उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं, गवर्नमेंट ने सारी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इससे पहले की खबर में जहां हमने आपको बताया कि हैदराबाद में लोग ये नारा लगा रहे हैं कि हमें खाना दो या गोली मार दो, मेरा एक सवाल ये बनता है कि पीएम केयर फंड के अंदर कितने करोड़ किसने दिए, इसकी तो खूब चर्चा हुई, मगर वो हजारों करोड़ का फंड कब और कहां खर्चा होगा, इस पे कोई बात नहीं हो रही। आइए अंत में सबसे अहम खबर लेते हैं। पी चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा है और उसमें एक बड़ी दर्दनाक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन में कितने लोग भूख की वजह से मर रहे हैं ये हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए कि कोई स्टेट आज तक भूखमरी से मरने वालों का डेटा कलेक्ट नहीं कर रही है। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके नज़दीक में अगर कोई भूखा है, कोई ज़रूरतमंद है, तो उसकी ज़रूरत को आप ज़रूर पूरा करें। यह रमज़ान का महीना है, मुसलमानों से मेरी दर्दमंदाना रिक्वेस्ट है कि आपके नज़दीक कहीं भी कोई भी अगर भूखा नज़र आता है तो ज़रूर ज़रूर उसकी हेल्प करें और i+ TV के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि सच बताना और सच दिखाना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और i+ TV को ताउन करते रहें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाते रहें और सच का साथ देते रहें, क्योंकि ये बात इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सच का साथ देश का विकास। इसी पॉइंट पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खालिद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।